हद होगी है, 99 दिनों। अच्छा, पेज नंबर 598, पेज नंबर 598। ये जिंदगी के पहले 99 दिन है जिसमें आपने रोजाना का रोजाना साथ साथ याद किया है। ऐसे 99 दिन कभी जिंदगी में नहीं आए, अंदर ही अंदर से हंसे। पेज 598, पॉइंट नंबर एफ। चलें अगले सेशन में 6-7 दिन साथ साथ याद कीजिएगा। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में, इन केस ऑफ एन एओपी, एओपी के केस में, पेज नंबर 598, एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर, और एक ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ कितने शेयर होल्डर हैं? एक। इंडिविजुअल, एओपी, भाई ये एसी चलाओ ना, हमारे इलाके में तो बारिश नहीं हो रही। इंडिविजुअल, एओपी एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर अदर देन मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं हो रही, ट्रेडर्स और बाकी लोगों की बात हो रही है। ये लोग एक बैलेंस शीट भी जमा कराया करेंगे। ये बैंक से सर्टिफिकेट तो देंगे, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर तो बिजली के बिल का देंगे। ये क्या जमा कराएंगे? बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस। बाकी आपको खुद पता है माशाल्लाह, बैलेंस शीट में कैपिटल आता है, और क्या आते हैं? एसेट्स, और क्या आती हैं? लायबिलिटीज। और अगर पार्टनर्स हैं, एक से ज्यादा ही होते हैं पार्टनर्स एओपी में, तो हर पार्टनर को कितनी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है, यानी हर पार्टनर को कितना हिस्सा अवेलेबल है। जैसे हम कहते नहीं थे पार्टनर को इतना हिस्सा 2/5, 3/5, तो हर पार्टनर का कितना कितना कैपिटल में हिस्सा है। तो बैलेंस शीट भी जमा करवानी है जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाने जा रहे हों। चाहे भी आपका बिजनेस शुरू हुआ हो तो उसमें एसेट्स ही होंगे खाली, तो कोई नहीं, एसेट्स होगा, कैपिटल घर से लाए होंगे, बस उतनी सी बैलेंस शीट जमा करा दें। अच्छा, वेयर एन इंडिविजुअल, एन ईओपी एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर। बार बार सिर्फ उस कंपनी की बात हो रही है जिसके कितने शेयर होल्डर हैं? एक। बड़ी कंपनी की बात नहीं हो रही, छोटी सी कंपनी। अदर देन मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं हो रही, जो कि पहले से रजिस्टर्ड है। ऐसे इंडिविजुअल एओपी और कंपनीज जो कि पहले से डू नॉट फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट, डू नॉट फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट, डू नॉट फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट। ये एफ वाली, डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें। आ जाए, the electronic filing of return shall only be allowed with the authorization of commissioner। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सेल्स टैक्स में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हो चुकी हुई है, बल्कि सेल्स टैक्स में अब मैनुअल रिटर्न जमा ही नहीं होती, और लोगों के लिए आसान भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, क्योंकि महीने में 12 दफा रिटर्न जमा कराने जाना होता है। तो बहुत अजीब स्टेटमेंट उसने दी, जो नए, अदर बात गौर से सुनिएगा, लेट आने वाले पहले आने वाले, जो नए इंडिविजुअल्स हैं, यानी अभी पहली दफा बिजनेस अपना नया शुरू कर रहे हैं, जो नए इंडिविजुअल्स हैं, एओपीज हैं, और ऐसी कंपनीज जिनका सिर्फ एक पार्टनर है, एक मेंबर है, तो इन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये सारी चीजें तो जमा करवाएं जब अपने आप को रजिस्टर करवाने जाएं, जो कल पड़ी थी, लेकिन साथ जमा करवाएं अपनी बैलेंस शीट। साथ क्या जमा करवाएं? अपनी बैलेंस शीट। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और जो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है कि अपनी क्या जमा करवाएं, हालांकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन ले चुके हुए हैं, लेकिन अब एक बैलेंस शीट जरा भेज दें ताकि हुकूमत को पता चल जाए, यार ये बैलेंस शीट वाला रूल जरा नया आया है, पुराना नहीं था, नया आया है। तो नयों के लिए तो बैलेंस शीट जमा करवानी है, जो लोग नए आए रजिस्टर करवाने के लिए, उनके लिए तो बैलेंस शीट जमा करवानी है। लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो उन्होंने भी ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वरना उनको कैसे सजा दे, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करे, उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग उनकी बंद कर दें। वो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न भेजेंगे, आप कहेंगे हमें नहीं चाहिए, पहले कमिश्नर से इजाजत लो, फिर वो खुद ही भाग के बैलेंस शीट जमा करवाएंगे। तो जल्दी से फर्क बता दें पॉइंट एफ और जी में। नए लोग बैलेंस शीट, बस सादा सी बात है, मैंने जो बात है वो हाईलाइट कर दी हुई है, उधर ग्रीन येलो येलो और ये बस। नए लोग बैलेंस शीट लेके आए, और जो पुराने लोग हैं वो अगर ऑलरेडी और इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा कराने चाहते हैं तो फिर बैलेंस शीट लाएं, वरना कमिश्नर से
इजाजत लेके रिटर्न जमा करवाएंगे, ऐसे नहीं आपके रिटर्न मानेंगे। सही। अच्छा, एक होता था रूल 5 का 4, अब वो नहीं है, ये रूल 5 चल रहा है हमारा। इसका 1 2 3 4 होता था। रूल 5 का 4 प्रीवियसली पहले एक होता था, ये कहता था कि जो लोग नए आ रहे हैं रजिस्टर करवाने, वो ये सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाएंगे। ये तो कल आप लोगों ने पढ़ लिया था ना, वो लोग ये सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाएंगे। लेकिन एक दफा एफबीआर के दफ्तर आए थंब इंप्रेशन लगाने के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, एक दफा जरूर आया करें। रूल 5 का 4 पहले से ये चाहता था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए सिर्फ नई रजिस्ट्रेशन के लिए, ये वो कहता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब रूल बदल चुका है। Now every individual, now every individual AOP and a director of a single member company are required to visit इलेक्ट्रॉनिक सहूलत सेंटर ऑफ नादरा, एफबीआर मत आए, नादरा के दफ्तर जाएं, इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर, हर साल आके थंब इंप्रेशन लगा के चले जाया करें। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जो लोग रिटायर हो गए होते हैं तो उनको एक दफा जो है वो बैंक में साल में खुद जाना पड़ता है, ताकि बैंक वाले देख लें वो जिंदा हैं तो फिर उनको वो पेंशन दें। हर महीने तो नहीं उनको पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता, कुछ को हर महीने भी जाना पड़ता है। तो इसी तरह 6 महीने बाद भाई कह रहे हैं, तो इसी तरह इधर ये रूल है कि नादरा वाले के पास आप हर साल में जुलाई में एक दफा चले जाएं और थंब इंप्रेशन लगा के आ जाएं, ताकि उनको यकीन रहे कि आप रजिस्टर्ड बंदे। रूल 5 का 4 प्रीवियसली क्या चाहता था, बोलें? प्रीवियसली सिर्फ नई रजिस्ट्रेशन को चाहता था। अब नई है या पुरानी है, हर साल जाना है, एक दफा नहीं जाना, हर साल जाना है, जुलाई में जाना है, वरना आपको सजा वही मिलेगी जो इधर मिली है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न बंद कर दी जाएगी, ये सहूलत आपकी खत्म कर दी जाएगी। और अगर आपको ये सहूलत फिर चाहिए तो फिर कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आगे सजा वही लिखी हुई है। आ जाए अब एक गो में पढ़ें। रूल 5 का 4 पहले से चाहता था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नई रजिस्ट्रेशन के लिए हो। आजकल एवरी इंडिविजुअल पार्टनर और एओपी डायरेक्टर ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी ने विजिट करना होता है ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा इन द मंथ ऑफ जुलाई हर साल फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। और अगर आप ऐसा नहीं करते, रीवेरिफिकेशन मीन्स बार बार आना, हर जुलाई में आया करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सजा वही लाइन ऊपर जो आपने घर याद की हुई है, द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी मेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। तो मेन बातें आपको मैंने हाईलाइट कर दी हैं। प्रीवियसली न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए थी, अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो आपने हर एक के लिए करवानी है। अब जुलाई में एवरी ईयर आपने जाया करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल कमिश्नर की चाहिएगी फॉर फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। अच्छा जी, अच्छा आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए, आपने अपनी थंब इंप्रेशन भी लगवा दिया, आपने अपनी बैलेंस शीट भी जमा करवा दी, सब कुछ आप सही से कर रहे हैं, लेकिन आपकी सेल 5 टाइम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज से ज्यादा है। आपकी सेल 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज से ज्यादा है, यानी कैपिटल है 5 रुपए और लाइबिलिटी है 1 रुपया, ये हो गया 6 रुपए, और आपकी सेल है 100 रुपए। तो 6 रुपए जरब 5 हो गया 30 रुपए। 6 और 6, 5 जमा 1 क्या हो गया 6, 6 जरब 5 क्या हो गया 30 रुपए। 100 इज ग्रेटर देन 30, तो बस ठीक है। इफ 100 इज ग्रेटर देन 30, सेल विच इज 5 टाइम मोर देन ये, तो फिर आपको एक ऑथराइजेशन चाहिए। वो कहते हैं मुझे कोई अबनॉर्मल बिजनेस लग रहा है ये, कि इतना सा कैपिटल डाला है 6 रुपए और सेल इसकी 100 रुपए हो रही है, ये पता नहीं तुम क्या बेचने का कारोबार कर रहे हो। कहते मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। कहते फिर जरा मेरे पास आना एक दफा, कि अगर तुम इतना ही ज्यादा तुम्हें लुट मचाई हुई है तो तुम एक दफा आना। जैसे कोई दुकानदार आपको ये कहे कि मैंने 1 लाख रुपया डाल के
8 लाख रुपया कमा लिया। अब आप कहेंगे यार ये क्या 1 महीने के अंदर तूने किया है। तो एन इंडिविजुअल एओपी, अभी मैं नोट करने दूंगा पहले, एन इंडिविजुअल एओपी एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर विल टेक द इजाजत फ्रॉम कमिश्नर फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर ये बंदा चाहता है इतनी ज्यादा सेल शो करना विच इज 5 टाइम मोर देन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज कहां से पता चलेंगे? आपकी बैलेंस शीट से पता चला करेंगे। दिस ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स। कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स को इतना प्रॉफिट आ जाता है, मैन्युफैक्चरर्स की मुझे टेंशन नहीं है। ये ट्रेडर्स को इतना प्रॉफिट नहीं आता जो लोग खरीद के चीजें बेचते हैं। कहते हैं मुझे नहीं ये यकीन आ रहा। तो आप जरा एक दफा आए और आके अपनी चीजें चेक कराएं, फिर हम आपको जो है वो इजाजत देंगे। तो फर्ज कर लें ये 6 रुपए है, ये 2 रुपए है, कितने रुपए हो गए? 8 रुपए। 8 को जरब दे 5 से, तो 100 इज ग्रेटर देन 40। इसका मतलब है इसकी सेल इज 5 टाइम्स मोर देन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। नोट। अच्छा ये पूरा फिक्रा पढ़ लें। एक इंडिविजुअल एओपी और कंपनी जिसका एक शेयर होल्डर है, इजाजत किससे लेंगे? क्या जमा करवाने के लिए? रिटर्न। अगर ये चाहते हैं कि ये अपनी सेल को शो करें जो कि 5 दफा ज्यादा है कैपिटल और लाइबिलिटीज से, जो कि डिक्लेयर हुए हैं इन द बैलेंस शीट। एनीवेज दिस ऑथराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये ऑथराइजेशन जरूरी नहीं है। अच्छा जी, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन अगले चैप्टर के मेरे ख्याल से चैप्टर 22 के एंड के ऊपर एक सफा है। ये सफा है चैप्टर 22 के एंड पे, पेज 651 से अगला सफा से अगला, उससे अगला, ये वाला देखें। अच्छा भाई, अक्सर ऐसा होता था कि मैन्युफैक्चरर्स को आरजी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी। मैन्युफैक्चरर्स को आरजी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी क्योंकि उसमें शायद लिखा हुआ है, हमने रजिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि आपने प्लांट की पिक्चर भी भेजनी है। कल पढ़ा था इसमें, प्लांट की, अगर मैन्युफैक्चरर है तो प्लांट की पिक्चर भी भेजनी है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते थे जिन्होंने अपना कारोबार शुरू करना होता था लेकिन हुकूमत वाले तंग करते थे कि आप तो अभी रजिस्टर नहीं हो, ये नहीं हो, अपनी फैक्ट्री को खोल लिया, लोगों को नौकरियां क्यों देनी शुरू कर दी हैं, प्लांट तो आया नहीं। वो कहता था मैं कैसे अपने आप को रजिस्टर करवाऊं? आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन में ये शर्त डाली है कि प्लांट की तस्वीर भेजो। प्लांट तो बाहर के मुल्क से मैंने मंगवाया हुआ है अभी, लेकिन मुझे लैंड खरीदने दो, बिल्डिंग खरीदने दो, लोगों को नौकरी पर रखने दो, जैसे ही प्लांट आया हम अपना काम शुरू करें। तो हुकूमत के बंदे आकर उनको तंग करते थे बिला वजह। नहीं यार ये क्या बात हुई, रजिस्टर तो कराया नहीं अपने आप को तुम लोगों ने। अभी हाईलाइट ना करें, अभी मैं बताऊंगा क्या हाईलाइट करना है। तो अब रजिस्टर तो कराया नहीं तुमने अपने आप को, तो आओ और आकर रजिस्टर करवाओ अपने आप को। तो इन लोगों के फिर हुकूमत ने कहा कि यार ऐसा है कि लोग अगर आपको, हमारे ही बंदे आपको आके तंग करते हैं तो हम हर वक्त आपके साथ तो नहीं रह सकते सेव करने के लिए। तो अम्मी फिर कोई ना कोई तरीके आपको बताती हैं कि ये तरीके रहो, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तो फिर आप ऐसा करें कि आपको हम आरजी रजिस्टर कर देते हैं। तो एक ही गो में फिक्रा पढ़िएगा, अभी फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। जब कोई मैन्युफैक्चरर जमा करवाता है एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट इंस्टॉलिंग द मशीन,
तो अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली, अगर वो जमा करा दे कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीन टू बी इंपोर्टेड, वो जमा करवा दे कि कौन कौन सी मशीनें आनी है, उसकी लिस्ट जमा करवा दे अलॉन्ग विद गुड डिक्लेरेशन। ये तो हमने पढ़ लिया हुआ है कि इंपोर्ट के केस में गुड डिक्लेरेशन बनता है, अलॉन्ग विद गुड डिक्लेरेशन, या इसका एक और नाम है बिल ऑफ लेडिंग। तो याद करें जी फिक्रा, जब कोई मैन्युफैक्चरर files application for registration without installing machine, temporary registration will be allowed for only 60 days if he furnishes complete list of machinery to be along with the bill of lading or goods declaration। तो अभी एक बात है इसमें कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल बी अलाउड। अच्छा, मिल गई रजिस्ट्रेशन, आगे क्या करें? कहते हैं अभी नहीं, कहते हैं मैं आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इश्यू किया करूंगा 72 घंटे में ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट एप्लीकेशन। जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन दे दोगे उसके 72 आवर्स में, यानी 3 दिन में आपको मैं रजिस्टर कर दिया करूंगा इंशाल्लाह। द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम विद इन 70। ये हेडिंग्स हैं लेफ्ट साइड पे, इनको नहीं पढ़ना, याद करना, बस ऐसे ही है ये तो। द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम विद इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। अब आपका सबसे पहला और अच्छा नेक काम यह हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें, क्योंकि आप विदाउट इंस्टॉलिंग मशीन हमने आपको रजिस्टर कर दिया है। अब आप जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें। द पर्सन शैल नाउ जल्दी जल्दी इंपोर्ट द प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करें, कोई मसला नहीं, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करें, बाद में उससे चीजें बनाएं एज अ मैन्युफैक्चरर। अब आप मैन्युफैक्चरर हैं, बिल्कुल लोग आपको तंग नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर के तौर पर जल्दी जल्दी प्लांट इंपोर्ट करें। लेकिन ये प्लांट इंपोर्ट करने की इजाजत आपको तब दी जाएगी जब आप हमें कस्टम अथॉरिटीज को एक पोस्ट डेटेड चेक जमा कराएं टैक्सेस का, पोस्ट डेटेड चेक जमा कराएं टैक्सेस का। जैसे कॉलेज वाले कहें यार सीटें क्लास के अंदर जो है वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, ये है वो है, तो आप लोग अपने घर जा रहे हो, जाने से पहले जो है वो हमें 15 दिन अगली तारीख का चेक बना के दे दो। अब आप पोस्ट डेटेड चेक बना के देंगे, क्या बना के देंगे? पोस्ट डेटेड चेक बना के देंगे। किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार को आपने कहा यार मुझे ये घी का डब्बा मंगवा दो, उसने कहा भाई ये घी का डब्बा तो मार्केट में नहीं आ रहा। आपने कहा नहीं यार मुझे तो इसी घी से मोहब्बत है, तो उसने कहा यार फिर ऐसा करो, आप मुझे जो है ना, अभी तो मैं पता करता हूँ किसी से, लेकिन मुझे 10 दिन बाद का चेक बना के दे दो। अब आप चेक उसको उसी वक्त दे देंगे, लेकिन डेट उस पर 10 दिन बाद की डालेंगे। तो जिन लोगों को आप पर एतबार नहीं होता, जैसे हुकूमत को हम पर एतबार नहीं है, तो वो हमसे फिर चेक मांगती है, लेकिन चेक आज की डेट का नहीं मांगती, क्योंकि अभी तो प्लांट आया ही नहीं। तो प्लांट आने पे टैक्स देना होता है, इनपुट जिससे आप कहते हैं, परचेज इनटू 18% वर्किंग वन में जो लगाते थे, प्लांट आने पे टैक्स देना होता है, लेकिन उस टैक्स का आप क्या बना के दे दें? पोस्ट डेटेड चेक बना के। फिर आप आराम से मशीनें इंस्टॉल करें, इंपोर्ट करें, जो मर्जी करें, कोई नहीं आपको पूछने वाला। आप धड़ल्ले से फिरें पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं। अब आपने एक लिस्ट जमा करानी है मशीनरी इंस्टॉल्ड की। पहले आपने जमा करानी थी लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड, वो तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जानी थी। अब आपने लिस्ट जमा करानी है मशीनरी इंस्टॉल्ड की। इन दोनों के में जमीन आसमान का फर्क है। अब जो मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं उनकी लिस्ट जमा करवाएं, और अगर 60 दिनों में आपकी मशीनें नहीं आई बाहर के मुल्क से, तो फिर सुने अब आपके साथ होगा क्या। इफ पढ़ें, इफ द लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज, वो जो 60 दिन आपको मिले हैं, जिन 60 दिनों के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन है ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सच रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल्ड। 2 सजाएं मिलेंगी, एक आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, और आपका चेक इन कैश हो जाएगा। अब चाहे प्लांट नहीं भी आया, वो लेट है, सी पोर्ट के ऊपर भी नहीं पहुंचा, अभी जहाज में है, तो आपका पोस्ट डेटेड चेक इन कैश करके कस्टम वाले मजे करेंगे, आपका टैक्स ले लिए। हाँ, बाद में को आप कैंसिल कर दें, मशीन नहीं मंगवानी, ये करना है, वो फिर और बातें हैं। लेकिन आम हालात में ये होगा कि 60 दिनों में अगर मशीन नहीं आई तो सजाएं 2 मिलेंगी। पहली सजा, आपकी रजिस्ट्रेशन
डिसेबल हो जाएगी और आपके पोस्ट डेटेड चेक्स इन कैश हो जाएंगे। अच्छा, फर्ज कर लें कि फरवरी और मार्च में ये दो आपको क्या मिली हुई है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो भाई अभी प्लांट तो आया नहीं, तो जब प्लांट आया नहीं तो प्लांट ना आने की वजह से आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया हुआ है, उसका 100 रुपए इनपुट है, उसका 150 रुपए इनपुट है, आउटपुट आपका है नहीं, इनपुट आपका है। रॉ मटेरियल तो आप खरीदते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं प्लांट आए बस जल्दी जल्दी रॉ मटेरियल खरीदें ताकि काम फौरन शुरू हो। तो याद रखिएगा रिफंड ना लेने आ जाइएगा, रिफंड नहीं मिलेगा -100 -150, क्योंकि प्लांट ही नहीं आया तो सेल ही शुरू नहीं हुई, रिफंड नहीं मिलेगा। shall be paid during the period of temporary registration and input may be carried forward to his return for the subsequent tax months। तो एक बेनिफिट मिलेगा, आप कैरी फॉरवर्ड कर लें कितने रुपए, 250 रुपए इन फॉर अप्रैल, अप्रैल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करके रख लें, अप्रैल के रिटर्न में इसको माइनस कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। फिर तो इंशाल्लाह 60 दिन गुजर गए, प्लांट भी आ जाना, चीजें सब कुछ बनना शुरू हो जाना। चलिए मैं आपको देखता हूँ, मुझे देखें, क्लास खत्म हो जाए। फिर कहते हैं केड़े पिंडू आए हो, तो फिर बुरा लगता है आपको। सेकंड लास्ट लाइन हमारी रह गई है, आखिरी लाइन दोबारा पढ़ लें। ओके, ये फिक्रा समझ आया? नो सेल्स टैक्स रिफंड शेल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी and input may be carried forward to his for next tax। तो इनका क्या लिखा हुआ है, नो रिफंड, इनका रिफंड नहीं मिलेगा। और अगली बात, अगर खुदा ना खास्ता आप इस अरसे में चीजें सेल करते हुए पाए गए, अभी प्लांट तो आया नहीं, तो सेल लोग करते हैं, रॉ मटेरियल सेल कर देते हैं। किसी और फैक्ट्री वाले ने कहा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, आपने इसे थोड़ा महंगा करके बेच दिया। अगर आप सेल करते हुए पाए गए, अ पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल मंथली रिटर्न, रिटर्न जमा करानी है फरवरी मार्च की, रिटर्न माफ नहीं है, बट शेल नेवर इशू अ सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस आप इश्यू नहीं कर सकते, चीजें नहीं बेच सकते। एंड इफ सच इनवॉइस इज इशूड, और अगर आपने चीजें सेल करने की कोशिश की फरवरी मार्च में, तो सुन लो फिर, नो इनपुट विल बी अलाउड टू योर बायर्स। जिस और फैक्ट्री वालों ने आपसे परचेज की है उनकी परचेज हम डेड कर देंगे, आपके सोहबत याफ्ता वालों को फारग करेंगे, जिन्होंने आपसे परचेज की है उनकी परचेज डेड करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ी आसान बात है। इस पॉइंट में क्या कहा है अलग बात है, इस पॉइंट में क्या क्या अलग बात है। नीचे वाले पॉइंट में उसने कहा था कि बेटा
आरजी रजिस्ट्रेशन के अरसे में मेरे से इनपुट रिफंड मांगने ना आना, और उसको क्या कर लेना, चुप करके कैरी फॉरवर्ड कर लेना, चुप करके इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ये उसने कहा था आखिरी पॉइंट में। और अगले में इसने ये कहा था कि पर्सन होल्डिंग टेम्परेचर शेल फाइल मंथली रिटर्न, हर महीने के रिटर्न जमा कराया करना, बट शेल नेवर इशू अ सेल्स टैक्स but shall never issue a sales tax sale invoice, and if such invoice is issued, no input shall be allowed to his buyers. यानी the person cannot make sale, the person cannot sell raw material, रॉ मटेरियल आप आगे बेच नहीं सकते, लेकिन अगर बेच दिया अगले बायर का इनपुट डेड हो जाएगा। यानी रॉयल फैन वालों को आरजी रजिस्ट्रेशन मिली और उन्होंने गुजरात फैन वालों को रॉ मटेरियल बेच दिया, तो गुजरात फैन वालों का इनपुट डेड हो जाएगा। और मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, सारे को तसल्ली से जो है ना याद कर लें। अभी जब कोई मैन्युफैक्चरर फाइल सेल्स टैक्स एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट इंस्टॉलिंग द मशीन, तो क्या करें उसको, पहले आपको वैसे ज़बानी बता दें क्या करें उसको, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड, कितने अरसे के लिए दें। अच्छा इस तरह देखा करें ना, क्या करें उसको, टेम्परेरी कितने दिनों के लिए दें, कब, इफ ही फर्निशेज आ, उसे क्या जमा कराना पड़ेगा, बस इस तरह किया करें तो बात ज्यादा रहती है। अगर ये करे इतने अरसे के लिए अलोंग विद डन। आगे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कौन देगा, कितने घंटे में, 72 घंटे कब शुरू होंगे, इस तरह याद किया करें चीजें, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके। आगे अब ये बंदा क्या करे, प्लांट इंपोर्ट करे, एज अ कब, जब वो कस्टम अथॉरिटी को दे दे, क्या दे दे, अपनी जान दे दे, अपोस्टेटेड चेक, इस तरह याद किया करें। ओके अगर लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड आपने जमा नहीं करवाई 60 दिनों में, तो क्या सजा मिलेगी, और चेक इन कैश हो जाएगा। आरजी रजिस्ट्रेशन रखने वाला बंदा रिटर्न जमा करवाया करेगा, लेकिन सेल्स टैक्स की सेल इनवॉइस इशू नहीं करेगा। परचेज कर सकते हैं चीजें, सेल इनवॉइस इशू नहीं करेगा, और अगर कर दी बायर का इनपुट डेड हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे तो लोग अच्छे होते हैं, वो चीजें नहीं बेचते, तो ये लोग क्या करें, इनको रिफंड नहीं दिया करेंगे, हम आम लोगों को हम रिफंड नहीं दिया करेंगे जनवरी फरवरी मार्च में, बल्कि ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे अप्रैल में इसको माइनस कर लें। ये तो आम हालात में लिखा हुआ था ना, आम हालात में क्या करना है, और ये तो यहां से यहां पे ये तो बुरा बच्चा बन गया था ना, यहां पे आके बुरा बच्चा बन गया था। ये तो आम हालात हैं, ये तो आम हालात की प्रोविजन है, और वो बुरे बच्चे का क्या करना है वो बताया हुआ। तो आम हालात में आप रिफंड वगैरह ना लें, थोड़ा वेट कर लें फरवरी मार्च में, अप्रैल में जाके आपको इंशाल्लाह जो है वो इनपुट माइनस करने देंगे। ओके वापस आ जाए पेज नंबर 599। इधर देखिए बस, अगर एक बच्चा जो इतना बड़ा हो गया है कि उसने स्कूल जाना है, लेकिन वो अम्मी के कहने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा रहा, तो अम्मी उसको उसके कमरे में उसको नोटिस भेजेंगी। अगर अम्मी को उसने कोई रिप्लाई कर दिया छोटे बच्चे ने जिसमें वो लड़ रहा है कि आई एम नॉट लायबल टू बी सेंट टू स्कूल, तो ही शेल, अम्मी उसका केस पर्सनली हेयर करेंगी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद उसको बुला लेंगी, कहेंगी बेटा बताओ मसला क्या है, देन ही मे पास एन ऑर्डर, फिर अम्मी उसको जबरदस्ती स्कूल ले जाएंगी। कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन, उस बच्चे के सरहाने के नीचे उस ऑर्डर की कॉपी रख देंगी,
एंड ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, और जो बच्चा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसमें भी ये ऑर्डर डाल दिया जाएगा। इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, अम्मी ने नोटिस भेजा था फिर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो अम्मी फिर उसको जबरदस्ती रजिस्टर कर देंगी कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, और कोरियर सर्विस के जरिए उसके कमरे में लेटर भिजवा देंगी। जो बच्चा जबरदस्ती तौर पे रजिस्टर कर दिया गया है, अब इसने स्कूल के सारे कवानीन को फॉलो करना है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर अम्मी उसको नोटिस भेजेंगी कि अपनी कॉपी पेंसिल लेके आ जाओ और खुद आना, अपने एजेंट को ना भेजना, ताकि मैं तुम्हारा जरा होमवर्क चेक करूं। अगर बाद में पता चला कि वो बच्चा छोटा निकला और अभी तक स्कूल में जाने के काबिल नहीं है, लेकिन गलती से स्कूल भेज दिया गया है क्योंकि अम्मी से गलती हो गई है, तो फिर अम्मी खुद ही उसको स्कूल से उठवा लेंगी और कंप्यूटर सिस्टम में भी डाल देंगी। अब इस बच्चे ने कोई होमवर्क नहीं करना, कोई क्लास वर्क नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स करे, लेकिन अगर बच्चों से कोई चीजें ले आया हुआ है वो वापस कराए स्कूल जाके। तो ये है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जाहिर बात है भाई, जो लोग लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को क्या नहीं करवाया हुआ, रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, कंपल्सरी। देखें, जो कॉटेज इंडस्ट्री है दैट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। लेकिन अगर एक कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से बढ़ गए हैं, उसकी सेल बढ़ गई है, सारी चीजें बढ़ गई हैं, तो देन दैट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। बैग में डाल दें, देन दैट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर एक बंदा जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना था लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं दे रहा, तो कमिश्नर को ऐसा करना चाहिए कि उसको क्या भेजे, उसको रजिस्टर नहीं करना, उसको नोटिस भेजें कि भाई हम आपको रजिस्टर करना चाह रहे हैं। अब बंदे दो किस्म के होंगे, कुछ लोग होंगे जो रिप्लाई कर देंगे और कुछ लोग होंगे जो रिप्लाई नहीं करेंगे। तो लोग दो किस्म के होंगे, टीपी रिप्लाइड, टीपी डिड नॉट रिप्लाई। कमिश्नर ने क्या भेजना है, कमिश्नर ने उसके घर क्या भेजने बोले, नोटिस भेजना। इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, अगर आपको रिप्लाई आ जाए कमिश्नर जिसमें वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, लड़ रहा है हिज लाइबिलिटी, कि मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मैं रजिस्टर हूं, तो कमिश्नर कहेगा फिर आज वो केस सुने। ही कौन है, कमिश्नर, तो कमिश्नर शैल पर्सनली हियर द केस, कमिश्नर फिर केस सुनेगा, और कमिश्नर फिर में पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी, हो सकता है ऑर्डर पास कर दे, हो सकता है ना भी करे, वो कमिश्नर की मर्जी है। एंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी सेंट टू दैट पर्सन, उसको एक कॉपी भेज दें ऑर्डर की, ऑर्डर शैल बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, ये तो उस बंदे के लिए था जो रिप्लाई कर दिया था, जो रिप्लाई कर दिया था, तो इसको रिप्लाई करने वाले के लिए फायदा है, रिप्लाई करने वाले के लिए हियरिंग के बाद डिसाइड हुआ है कि रजिस्टर करना है या नहीं, हियरिंग का मौका मिल गया पूरा उसको, यानी रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद कहते हैं सर प्लीज मुझे रजिस्टर ना करें, मैं तो कॉटेज इंडस्ट्री हूं, अब आपका केस सुना, हो सकता है केस सुन के आपको रिलैक्स कर दिया जाए। लेकिन जो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, इसको फिर कुछ ना करें, इसको डायरेक्ट फिर, इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, कमिश्नर शैल जबरदस्ती रजिस्टर्ड थ्रू एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू कोरियर सर्विस। कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा और कोरियर सर्विस के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि भाईजान हमने आपको क्या कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब एक बंदा जबरदस्ती रजिस्टर हो गया है तो फिर उसने पूरा लॉ फॉलो करना है। A जबरदस्ती रजिस्टर्ड पर्सन विल कंप्लाई विद ऑल लॉ, फिर रिलैक्सेशन नहीं है, फिर आप पूरा लॉ फॉलो करेंगे। और अगर फिर आप नहीं करते तो फिर आपके घर एक नोटिस जाएगा कि अपने रिकॉर्ड्स ले आएं और खुद आइएगा ताकि हम आपका क्या निकालें, टैक्स निकालें। तो यहां पे ये बात तो खत्म हो गई है, एंड पे जाके वो माफी मांग रहे हैं, कहते हैं आपके रिकॉर्ड्स मंगवा के मुझे ये पता चला कि यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो फिर मैं आपसे माफी मांगता हूं। If later on it is found that a person was not liable to be registered but wrongly due to an error, the commissioner shall cancel the registration. Now he shall never pay any tax, he shall never pay any default surcharge, he shall never pay any penalty.
लेकिन अगर आपने हुकूमत के प्रेशर में आके किसी को चीज 100 वाली 118 की बेच दी हुई है तो वो 18 गवर्नमेंट को जमा करा दें, वो गलती से आपने फिर ले लिया लोगों से। However, he will only pay the excess tax collected by him from customers। अगर हुकूमत के प्रेशर में आके आपने कुछ जो है टैक्सेस लोगों से ले लिए हैं तो वो फिर जमा करा दें हुकूमत को, उन पे फिर आपका राइट नहीं है कम से कम। कई लोग अपना नाम बदल लेते हैं कि मेरा नाम आज के बाद शीदा टल्ली नहीं है, मैं अंजुम टल्ली कह के पुकारा जाऊंगा। अखबार में फिर आता है शीदा टल्ली मर गए। In case of change in name, in case of change in address or other particulars in registration certificate, the person shall notify it in computer system in 14 days of change. After 14 days of change या within 14 days of change? Within 14 days of change. अगर आप अपना नाम पता वगैरह चेंज करते हैं तो कमिश्नर को बता दें। हेडिंग के सेक्शन की चेंज। और अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर अब आ गए हैं तो भी आपको चेंज अलाउड है अगर आप रूल 5 की कंडीशंस पूरी कर दें। मैन्युफैक्चरर के लिए वैसे कौन सी कंडीशन है रूल 5 की? वो ये वाली है ना, मशीनें वगैरह आपने इंस्टॉल करनी है और उनके फिर तस्वीरें वगैरह भेजनी है, तो फिर रूल 5 की कंडीशंस पूरी करें। मुझे ये लग रहा है कि शायद पहले ये ट्रेडर था और अब मैन्युफैक्चरर बन गया। द चेंज एज मैन्युफैक्चरर, पहले कुछ और था शायद। The change as manufacturer shall be allowed if all the conditions in rule 5 are fulfilled। और अगर आपकी चेंज अप्रूव कर दे कंप्यूटर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह तो बस खुशी खुशी मनाएं। इफ चेंज इज अप्रूव्ड द कंप्यूटर विल इशू अ रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। द इफेक्टिव डेट शैल बी द डेट पर्सन अप्लाइड फॉर चेंज। जिस दिन आपने अप्लाई किया था उसी दिन से आपको इजाजत है, अब आपका नाम बदल गया है। अच्छा भाई, ये दो बातें अब आपने बस हाईलाइट करनी है। अब कोई और हाईलाइटर पकड़ लें या जैसे मर्जी। आपको भूख लगी है या वो टाइम हो गया खाने का, या आप अम्मी को कह दें खाना किधर पड़ा हुआ है, या अम्मी आपको खुद खाना दे दें। सिमिलरली आपको टेस्ट की जरूरत महसूस हो रही है कि चैप्टर खत्म हो गया, टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, आप टीचर को आगे कह दें टेस्ट ले लें, या टीचर खुद कह ले आप टेस्ट बनता है। तो अगर आपका नाम बदल गया है तो आप खुद बता दें कमिश्नर को जाके तो भी ठीक है। अगर आप नहीं बता रहे जाके तो कॉमी में बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन आफ्टर इंक्वायरी मेक मॉडिफिकेशंस इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन। तो ये दो बातें। अगर आपको खुद ख्याल आ गया तो खुद बता दें, अगर खुद ख्याल आपको नहीं आया तो फिर कमिश्नर नहीं जोड़ेगा। द कमिश्नर में आफ्टर इंक्वायरी मेक मॉडिफिकेशंस इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन। तो 1 और 4 में कोई फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है। 1 में क्या है, आपको खुद ख्याल आ गया कि मैंने नाम पता बदल लिया बता दूं, और 4 में कमिश्नर को कहीं से पता चला है, अवेलेबल हुई है इंफॉर्मेशन, इधर उधर से कहीं पता चला है कि कोई गड़बड़ होगी, इसका नाम तो बदला गया है, फिर कमिश्नर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड कर देगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस ये 4-5 मिनट और पढ़ते हैं, बस फिर क्लोज करते हैं। आसान सी बातें आज तो। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये सारी वैसे खुद भी पढ़ सकते हैं आप लोग, तो ये सच। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। कई दफा आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर जाते हैं, या एक शहर में ही किसी और जगह शिफ्ट कर जाते हैं, तो ऊपर वाले सेक्शन की तरह ही अगर बोर्ड को पता चला तो बोर्ड ट्रांसफर कर देगा, और अगर बोर्ड को पता नहीं चला तो आप अप्लाई कर दें बोर्ड को। बस ये दो बातें। अगर आप एक शहर से दूसरी जगह शहर चले गए हैं तो बोर्ड को पता चले तो बोर्ड आपको ट्रांसफर कर देगा एक शहर से दूसरे शहर, डेटा सारा आपको नए शहर में भेजना पड़ेगा। और अगर बोर्ड को पता नहीं चला, ही शैल अप्लाई टू बोर्ड, फिर आप बोर्ड को अप्लाई कर दें। बात तो एक ही है।
तो आपको भूख लगी अम्मी खाना दे दें, नहीं तो आप बता दें बस। लेकिन ऊपर आपने देखा होगा ये वाली बात नीचे लिखी हुई थी, उधर ये वाली बात ऊपर नीचे, समझ आ गई ना बात? इधर आप पहले बता रहे थे, आपको नहीं पता चला कमिश्नर वाली बात नीचे लिखी हुई थी, और इधर थोड़ा उल्टा है, बोर्ड वाली बात ऊपर लिखी हुई है और आप वाली बात नीचे लिखी हुई है। आगे बातें तो कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन लिख लें, एक शहर से दूसरे शहर, उस और क्या है, कुछ भी नहीं। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोर्ड ट्रांसफर कर दे आपकी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इलाका ऑफ वन। एलटीयूज होते हैं बड़े टैक्स पेयर, ओरिजिनल टैक्स ऑफिस होते हैं छोटे टैक्स पेयर वगैरह। तो इन दोनों की एब्रीविएशन लिखी हुई थी चैप्टर के टॉप पे। बोर्ड ट्रांसफर कर देगा आपका इलाका एक एलटीयू आरटीओ से टू एन अदर। बोर्ड ने नहीं किया तो कोई मसला नहीं, पॉइंट 4 में आ जाए। इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द इलाका ऑफ वन एलटीयू टू एन अदर, तो ही शैल अप्लाई टू बोर्ड एंड द बोर्ड शैल फॉलो द सेम प्रोसीजर। जब आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुआ करेगी तो आपके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, सारी फाइलें वगैरह शैल बी ट्रांसफर टू द, मेरे ख्याल से न्यू इलाका, हाँ न्यू इलाका, आपकी सारी फाइलें वगैरह नए इलाके में चली जाएंगी, जैसे रूम शिफ्ट हो रहा है। द एलटीयूज और आरटीओस, यानी टैक्स वालों के दफ्तर को कहते हैं द एलटीयू और आरटीओस, लार्ज टैक्स पेयर का दफ्तर, छोटे टैक्स पेयर का दफ्तर, जहां अब आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुई है, शैल नाउ एक्सरसाइज पावर, जुरिस्डिक्शन इलाकाई पावर होती है वैसे, shall now exercise power regarding actions taken or pending against taxpayer। अब कौन सारी चीजों को देखेगा, पुराने वाला कमिश्नर या नए वाला? नए वाला, नए वाला, नए वाला। वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर का क्या मतलब है, नए वाला पुराने वाला? नए वाला। और जब ट्रांसफर होगी बोर्ड आपको इंटीमेट कर दिया करेगा। इंटीमेट करना क्या होता है, किसी को बताओ, बताना, क्या चीज? इन्फॉर्म करना। इन केस ऑफ ट्रांसफर द बोर्ड आपको इंटीमेशन लेटर भेज देगा और एक कॉपी दफ्तर में भी भेज देगा ताकि दफ्तर वालों को पता चल जाए बंदा इधर आ रहा है, उधर से चला गया। तो चलें याद करें, बोर्ड ट्रांसफर कर देगा आपकी रजिस्ट्रेशन एक इलाके से, फ्रॉम टू, यानी एक इलाके से दूसरे इलाके। आंखें खोल के क्लास, अगर एक बंदा खुद ही चाहे अपना बिजनेस शिफ्ट करना एक इलाके से दूसरे इलाके, तो वो बोर्ड को अप्लाई कर दे। बोर्ड वही तरीका लगाएगा जो ऊपर 2 और 3 में लिखा है। 2 और 3 में तरीका पढ़ें, सारा डेटा वगैरह नए कमिश्नर को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो पेंडिंग केसेस हैं और जो भी केसेस हैं टेकन, जो शुरू हो चुके हैं, जिसे पेंडिंग जिनको कहते हैं आप, वो सारे आप नए कमिश्नर ही देखेगा और बोर्ड बता देगा कि मैंने आपको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। कल हमने पढ़ा था कि आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी है इलेक्ट्रॉनिकली, अपलोड करनी है, लेकिन कहते हैं नहीं, अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते या चेंज इन पर्टिकुलर्स डायरेक्टली इन कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप कमिश्नर को वो डेटा दे दें, वो फिर सिस्टम में खुद ही 3 दिन में डाल देगा डेटा। अगर आपको मसला है तो फिर आप कमिश्नर को डेटा दे दें। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ी थी रूल 5 में, ये सेक्शंस नहीं है, ये रूल्स हैं। और चेंज इन पर्टिकुलर्स आज ही हमने पढ़े रूल 7 में। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कल हमने पढ़ी थी रूल 5 में, और चेंज इन पर्टिकुलर्स पढ़ा हमने रूल 7 में। जरा रूल 5-7 में देखें, कंप्यूटर का लफ्ज कहीं इस्तेमाल हुआ था? हाँ, रूल 7 में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर के जरिए आपने अपना नाम बदलना है, और रूल 5 में तो लिखा ही हुआ था कि आपने ये सारा डेटा अपलोड करना है, रूल 5 में भी लिखा हुआ है। तो जो बंदा जिंदगी में पहली दफा एप्लीकेशन देने जा रहा है या एप्लीकेशन दे दी है, बाद में नाम बदलना है और कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो फिर क्या हाल है बताएं? ये 1-2 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है, हेडिंग बताएं, विद कमिश्नर। पुराने जमाने में हर शहर का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था आपको, कि आपकी एक शहर दुकान गुजरात में है, एक लाहौर में है, हर शहर का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उठा दें।
एक, अच्छा चलिए, अ पर्सन होल्डिंग मल्टीपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, एक बंदा जिसके पास मल्टीपल सेल्स टैक्स, उसको चाहिए कि सिर्फ कितने रजिस्ट्रेशन नंबर रखे, रिटेन वन एंड सरेंडर अदर्स टू द कमिश्नर। जैसे बॉल पॉइंट्स हों 4, मेरे को 3 मुझे दे दें, अपने पास रखें। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट इलाका, लेकिन अगर आपके डिफरेंट इलाके में डिफरेंट फैक्ट्री है तो बोर्ड फिर आपको इजाजत दे सकता है, वरना जनरल रूल पाकिस्तान में ये है आजकल, रिटेन ओनली रोल नंबर, जैसे बच्चे का एक होता है। हाँ, अगर सीए एसीसीए दोनों कर रहे हैं तो हो सकता है फिर कॉलेज वाले आपको 2 रोल नंबर दे दें, वो कॉलेज वालों की मर्जी है, मिसाल दे रहा हूं। तो इसी तरह अगर आपकी 2 फैक्ट्री हैं तो अगर एफबीआर वाले आपको दे दें तो वो और बात है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू द, शैल बी माफ नहीं, जो रजिस्ट्रेशंस आपकी पुराने शहरों से कैंसिल होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुई हैं, पुराने टैक्सेस माफ नहीं होंगे। And if the registrations are in different इलाका, the पुराने कमिश्नर shall transfer the tax बकाया जात files to the new commissioner, tax बकाया जात files to the new commissioner। तो पुराने कमिश्नर नए कमिश्नर को टैक्स बकाया जात फाइल्स दे देंगे। चलें जी, अब आप हजरात जो है 2-3 मिनट लें ताकि सारा ये अभी याद कर लें, आप बैठ के शुरू करें जी पेज 598 से, बल्कि पेज 597 से। एक एप्लीकेंट है, पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक एप्लीकेंट है, पहले उसके पास क्या होना चाहिए, बोलें। हाँ, इसको रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज देता हूँ, ऑनलाइन वाले भी अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने पेज 597 पे पॉइंट 2 में पढ़ा था कि एप्लीकेंट है, उसके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए, तो वो बैंक अकाउंट वगैरह का डाटा और ये सारा डाटा अपलोड करेगा। आज जो पढ़ा है वो मैं बताने लगा हूं। अगर आप इंडिविजुअल है, एओपी हैं, या ऐसी कंपनी है जिसका एक मेंबर है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने एक और चीज जमा करानी है जिसका नाम है बैलेंस शीट, अदर देन मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर्स के लिए जरूरी नहीं है, आपने बैलेंस शीट जमा करवानी है। और पॉइंट जी भी उसी के साथ है। पॉइंट जी कहते हैं जो लोग पहले से रजिस्टर हुए हैं और वो बैलेंस शीट लेके नहीं आएंगे तो उनको इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की इजाजत सिर्फ कब दी जाएगी, जब कमिश्नर से आप इजाजत ले लें, फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर लें, कोई मसला नहीं। उसके नीचे 2 पैराज हैं, ये तो बहुत ही आसान है। ये 2 पैराज ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम पहले कहा करते थे कि पहली दफा रजिस्टर करवाने आओ तो थंब इंप्रेशन लगाओ, लेकिन आजकल जो है वो हमने रूल बदल दिया है। आजकल हर साल जुलाई के महीने में आपको आके बायोमेट्रिक रीवेरिफिकेशन करवानी है, वरना आप इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अनलेस के कमिश्नर से इजाजत ले लें। और आखिरी बात ये पढ़ी थी हमने कि जिस बंदे की सेल कैपिटल और लायबिलिटीज के 5 टाइम्स से ज्यादा हो, मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, तो दिस ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड। अब ये ऑथराइजेशन किस चीज के लिए है, ये पढ़ लें। ये ऑथराइजेशन इस चीज के लिए है कि ये बंदा अपनी रिटर्न जमा कराने से पहले जाए और जाके पहले साबित करे कि मैंने ये इतनी ज्यादा सेल क्यों की है। ये एन इंडिविजुअल एओपी एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर विल टेक ऑथराइजेशन फॉर कमिश्नर फॉर फाइलिंग रिटर्न जमा करवाने, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं, रिटर्न ही जमा कराने के लिए पहले आप इजाजत लें कि ये कर क्या रहे हैं आप। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, चलें वो आप मत खोलें, मैं अगले चैप्टर के एंड पे आके। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई बंदा फाइल करे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये बंदा मशीनरी की लिस्ट मुझे भेज दे तो मैं इसको टेम्परेरी रजिस्टर कर दूंगा 72 घंटे के अंदर। उसके 72 घंटे के अंदर टेम्परेरी रजिस्टर कर दूंगा फॉर 60 डेज। और उसके बाद जो है ये बंदा मशीनें इंपोर्ट करे लेकिन मुझे चेक दे दे। लेकिन अगर ये 60 दिन में मशीन इंपोर्ट करके लिस्ट नहीं देता मुझे तो फिर इसको सजा ये मिलेगी कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, चेक इन कैश हो जाएगा। नीचे वाली 2 बातें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अरसे के अंदर आप अपने आप को जो है वो ऐसा करें कि आपको कोई रिफंड नहीं मिलेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर आपने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अरसे के अंदर कोई चीजें बेचते हुए पाए गए तो फिर आपको बड़ी खतरनाक सजा मिलेगी, आपके बायर्स का इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अब हम वापस आ गए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पेज 599। पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई खुद नहीं करते तो कमिश्नर आपके घर नोटिस भेजेगा।
अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड कर दिया जिसमें आप लड़ रहे हैं कि मुझे रजिस्टर ना करो, तो आपको हम केस सुनेंगे। केस सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर हम मुनासिब समझे तो रजिस्टर कर देंगे। लेकिन पॉइंट 3 में ये पड़ा था कि अगर आप नोटिस का ही रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर हम आपको जबरदस्ती रजिस्टर, और जो बंदा जबरदस्ती रजिस्टर कर देगा उस पर सारा लॉ लगेगा, और अगर आपने लॉ फॉलो ना किया तो आपको कहा जाएगा अपने रिकॉर्ड्स खुद लेके आना, किसी एजेंट को ना भेजना। लेकिन अगर बाद में पता चला कि आप रजिस्टर लाइबल टू रजिस्टर नहीं थे तो फिर आप जाओ रिलैक्स करो, बस अब फर्दर टैक्स जो लिया हुआ, सॉरी एक्सेस टैक्स, वो हमें जमा करा दो। चेंज इन पर्टिकुलर्स में पॉइंट 1 और 4 में ये फर्क था कि 1 में पढ़ा था कि हम बताएंगे हमारा नाम बदल गया, 4 में ये था कमिश्नर को पता चला हमारा नाम बदल गया। और पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ था अब अगर आप मैन्युफैक्चरर बन गए हैं तो आप मशीनरी की पिक्चर भी भेजें, और पॉइंट 3 में ये लिखा हुआ था कि कंप्यूटर सिस्टम उसको अप्रूव करके आपको बता देगा। ट्रांसफर में ये लिखा हुआ था कि अगर बोर्ड को पता चला वो ट्रांसफर कर देगा आपको, बोर्ड को नहीं पता चला आप खुद अप्लाई कर देंगे मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं एक इलाके से दूसरा इलाका। और पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ था कि फिर आपके रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और नए कमिश्नर की आप पे पावर होगी। और पॉइंट 3 में लिखा हुआ था बोर्ड आपको इंटीमेशन लेटर भेज देगा। ऑप्शन टू फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर में ये लिखा हुआ था कि रूल 5 और रूल 7 में अगर आप एप्लीकेशन कंप्यूटर पे जमा नहीं करा सकते तो आप कमिश्नर के पास चले जाएं, वो 3 दिन के अंदर आपको रजिस्टर कर देगा। और अगर कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो आप रिटेन एक रख लें, बाकी सारे सरेंडर कर दें। लेकिन अगर एक से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं आपकी फिर आप कर सकते हैं। और कैंसल रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटीज माफ नहीं होंगी, और बल्कि पुराने कमिश्नर एहतियात के तौर पे नए कमिश्नर्स को फाइल भेजेंगे कि ये इनके टैक्स बकाया जाते हैं, खुदा के लिए इनसे ले लेना। तो ये 4 मिनट 38 सेकंड है, आप 2 दफा जो है वो सुन लीजिएगा घर में पहले, उसके बाद इसको पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपकी ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगी, आधा घंटा लगना चाहिए, ये सारा आपको याद हो जाना चाहिए। कल वाला न्यूमेरिकल निकालें। ये प्रोसीजरल चीजें थी, वैसे आज आप लोगों को कहना चाहिए था हम खुद ही पढ़ लेते हैं घर जाके। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा जी, कल हमने पॉइंट पढ़ा था ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 मिलियन विच वर विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज वालों को हमने यहां से निकाल के शो कर दिया था, हालांकि यहां पढ़ा भी रहता तो ठीक था, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको शो कर दिया था। अच्छा जी, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ 2 मिलियन which were given to factory engineer for his personal use। अच्छा भाई, फैक्ट्री इंजीनियर हो या जो मर्जी हो, आप अपने दफ्तर में किसी को भी, चाहे सीईओ को, चाहे ओनर को, चाहे एम्प्लॉय को, गार्ड को, जिस मर्जी को, अगर आप ऑटो पार्ट्स घर लेके जाने के लिए दे देना तो ये आपकी सेल होती है, जो चीजें आप बना रहे हैं। क्योंकि हेडिंग क्या थी सप्लाई की डेफिनेशन में, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। तो ऑटो पार्ट्स सैंपल के तौर पे बांटे, ऑटो पार्ट्स सीईओ घर ले जाए, ऑटो पार्ट्स डायरेक्टर घर ले जाए, ऑटो पार्ट्स जो है वो आप डायरेक्टर की वाइफ को गिफ्ट कर दें, ऑटो पार्ट्स जो है वो आप एम्प्लॉय को दे दें, एम्प्लॉय के बच्चों को दे दें, ये सारा सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करेगा। दिस ऑल इज सप्लाई, ऑटो पार्ट्स सप्लाई, क्योंकि ऑटो पार्ट्स आप बना रहे हैं। लेकिन यार ये वाला पंगा वो कभी कभी ले रहे, उसने सेल में डाल दिया है, इंजीनियर रॉ मटेरियल घर लेके चला गया है। भाई जो रॉ मटेरियल घर लेके चला जाए ना, चाहे आपका एम्प्लॉय घर ले जाए, चाहे ओनर घर ले जाए, चाहे सीईओ घर ले जाए, जो मर्जी रॉ मटेरियल घर ले जाए, रॉ मटेरियल घर लेके जाना सेल नहीं है, बल्कि उल्टा इसकी परचेज डेड करनी है। क्योंकि सेक्शन 8 कहता है इट इज अ परचेज फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज नॉट अ बिजनेस परचेज। अब इसने रॉ मटेरियल को सेल में डाल दिया हुआ है। पहले तो मुझे बताएं, हमने कल क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल घर अगर कोई बंदा लेके चला जाए तो उसको सेल में डालना है या परचेज डेड करनी है? इस परचेज की बात तो भी छोड़े, इसने तो उल्टा उठा के किधर डाल दिया है। तो क्या मैं कह सकता हूं पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी? नहीं। तो फिर ये सप्लाई की डेफिनेशन तो नहीं है।
हालांकि इट इज पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स परचेज्ड, गुड्स प्रोड्यूस नहीं, इसलिए ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकल गया। तो फौरन सेल से पहले बाहर निकाल के इजी मार्क्स लें, सेल से बाहर निकालें फिलहाल। -2 सप्लाई ऑफ, बोले ना, रॉ मटेरियल। लिखें रिक्वायरमेंट बी में, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री इंजीनियर। रिक्वायरमेंट बी याद है ना, कुछ चल रही थी मेरे ख्याल से इस सवाल में भी। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री इंजीनियर does not fall under the definition of supply, so no tax is charged, इसलिए हमने इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया। does not fall under the definition of supply, ये सप्लाई ऑफ फिनिश गुड है या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है? does not fall under the definition of supply, so no tax is charged, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। अच्छा अब यही ये हल्के फुल्के मार्क्स यहाँ से मिल जाते होते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी इस एडजस्टमेंट की एक ख़तरनाक इम्पैक्ट भी है। बाकी देखें ऊपर वाली एडजस्टमेंट भी है मार्क्स लेने के लिए, नीचे वाली एडजस्टमेंट्स भी हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक ख़तरनाक इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट ये है कि एक्चुअली ये रॉ मटेरियल वो घर लेके गया, बिजनेसमैन ने सेल में डाल दिया, लेकिन एक बार याद रखिएगा ये परचेज भी तो कभी ना कभी हुआ होगा ना। तो बेसिकली कल वाला काम करना है हमने इसको सेल तो मान लिया कि ये हमारी सेल नहीं है, हमने कल वाला काम करना है। हमने क्या करना है, हमने अगर आप परचेज की हुई गुड्स या रॉ मटेरियल, परचेज की हुई गुड्स या रॉ मटेरियल एज इट इज, ओनर घर ले जाए या कोई मर्जी बंदा घर ले जाए, इसकी परचेज आपने डेड करनी है। तो भाई ये सेल में तो उसने डाला है, हमने निकाल दिया, लेकिन हमारा लॉ का सेक्शन 8 कहते हैं ये परचेज ही नहीं है तुम्हारी सिरे से, ये परचेज बारों बार निकल गई है, बिजनेस में आई और कोई बंदा लेके चला गया, ये परचेज ही डेड करो। तो भाई ये कभी ना कभी खरीदा भी तो होगा, तो ये परचेज में भी तो गया होगा। अब इसके दो हल हैं। एक हल ये है कि आप एज्यूम करें ये इसी महीने परचेज हुआ था, सेल तो इस महीने हुआ है, सेल में डाला नहीं वो अलग बात है, सप्लाई तो इस महीने हुआ है। इसके दो हल हैं। अगर आप एज्यूम करें इस महीने परचेज हुआ था तो 338 में से माइनस कर दें। अगर आप एज्यूम करें पहले कभी परचेज हुआ है तो जब कभी परचेज हुआ होगा वर्किंग वन में ऐड हुआ होगा, आज वर्किंग वन में इसको लेस कर दें। लेकिन ये आई कैप को ऐसा करना नहीं चाहिए था, उसकी परचेज प्राइस अलग से देनी चाहिए थी। फिलहाल इसकी सेल प्राइस शायद 2 रुपए दी हुई है, परचेज प्राइस भी शायद फिर यही हो। तो ये थोड़ी सी टफ लेवल की एडजस्टमेंट थी, उसने इस तरह टेस्ट की, उसको इस तरह टेस्ट करनी नहीं चाहिए थी। हाँ इसको परचेज में से वैसे हमेशा डेड करना ही होता है, इसको परचेज में से निकाल दें, परचेज में से माइनस कर दें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सेल किया तो परचेज भी कभी ना कभी किया होगा, 2 इंटू 18%। तो बेसिकली हम इसको परचेज में से माइनस कर रहे हैं। लिखें सफे पे, रॉ मटेरियल को ओनर या एम्प्लॉय घर ले जाए तो ये बिजनेस की परचेज ही नहीं है। रॉ मटेरियल को ओनर या एम्प्लॉय घर ले जाए तो ये बिजनेस की परचेज ही नहीं है। तो इसको परचेज में से निकालना है।
निकाल देना है, तो इसको परचेज में से निकाल देना है। अच्छा, इस तरह की एक और एडजस्टमेंट हमने की थी, लेकिन उसमें से हमने परचेज में से ना निकाला नहीं था। वो एक एडजस्टमेंट थी, आपको याद हो, वो हमने की थी कि पहली दूसरी तीसरी क्लास के अंदर ही हमने एक सीमेंट के बैग थे, उससे पार्टनर का घर बनना था। बिजनेस की बिल्डिंग नहीं बननी थी, पार्टनर का घर बनना था। किसी को याद आ रहा हो? सीमेंट के बैग हमने खरीदे थे जिससे पार्टनर का घर बनना था। तो वो भी सीमेंट से बन के कोई फिनिश गुड्स तो भी नहीं बनी थी, अभी सीमेंट रॉ मटेरियल टाइप ही हमारे पास पड़ा हुआ था। तो सीमेंट हमने उसको परचेज में सिरे से डाला ही नहीं था, क्योंकि वो परचेज के अंदर सवाल में कहीं लिखा ही नहीं हुआ था कि पड़ा है। तो बस हमने बारों बार उसको फारिग कर दिया। वो खरीदा भी उसी महीने था। अब इसकी परचेज के बारे में बता नहीं रहा ये अभी खरीदे कब खरीदे, इसलिए हमने परचेज में से इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो उधर परचेज में पड़ा ही नहीं था इसलिए निकाला नहीं, इधर परचेज में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, या हमारे महीने की परचेज में पड़ा होगा या कभी ना कभी पड़ा होगा, तो इसको हमने निकाल दिया। असल में इसकी परचेज की डेट नहीं दी हुई, उसकी परचेज की डेट दी हुई थी, उसमें बताया हुआ था कि इस महीने परचेज की है, इसलिए हमने कहा था परचेज में डालो ही ना। इधर परचेज बताया नहीं हुआ कब हुआ है, इसलिए परचेज से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज सेल हुई है कभी ना कभी क्या हुई होगी, परचेज हुई होगी। सो दैट वाज अ बिट अजीब कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट लीव इट। अच्छा जी, एक होता है भाई ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है सेल डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है सेल डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट सेल में से माइनस करने की इजाजत ट्रेड डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट एक ही होता है। ये सेल में से माइनस करने की इजाजत है अगर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, जिसको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट कहते हैं, वो सेल में से माइनस करने की इजाजत, क्योंकि वीओएस की डेफिनेशन में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की, सेल डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब गुड्स ऑफ 32 मिलियन which was sold to prey traders at a credit term of 2/10। अगर तुम 10 दिनों के अंदर पैसे दे दो तो मैं तुम्हें ये सुना है कभी 2/10? अगर तुम 10 दिनों में पैसे दे दो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दे दूंगा। वैसे आम हालात में 30 दिन में देता हूं लोगों को पैसे देने के लिए, 30 दिनों में तो पैसे दे ही जाना, लेकिन अगर 10 दिनों में दे जाओगे तो मैं 2% पैसे छोड़ दूंगा। पीटी पेड द अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 days एंड अवेल्ड द डिस्काउंट, और उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया है। अब मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है, ये फिगर 100 रुपए पे पड़ी हुई है या 98% पे पड़ी हुई है? ये गुड्स ऑफ 32 लिखा हुआ है, 32 मिलियन वाली चीजें, ये नहीं लिखा हुआ सोल्ड एट, ये नहीं, ये कैश रिसीव नहीं है, गुड्स ऑफ 32। अगर कोई चीजों की प्राइस आपको बताए तो कैश डिस्काउंट से नेट करके कभी भी दुनिया में चीजों की प्राइस नहीं बताई जाती। गुड्स ऑफ 32, तो गुड्स ऑफ 32 का क्या मतलब है? 98%। सोच, कभी हो ही नहीं सकता कोई दुनिया, कभी दुनिया में मैं कहूं यार ये मार्कर है, इट इज अ मार्कर ऑफ 10, इट इज अ मार्कर ऑफ 20 रुपीज, इट इज अ मार्कर ऑफ 20, ये मार्कर है 20 का, मार्कर ऑफ 20। अगर आप 10 दिनों में पैसे दे तो 2% छोड़ देना, तो फिर भी मैं इस मार्कर के ये नहीं कहूंगा कि इस मार्कर की प्राइस बदल गई है, मार्कर की प्राइस तो 20 ही रही है, और प्राइस से ताल्लुक ही नहीं होता डिस्काउंट का इसका। हाँ, फिक्रा किसी इसी तरह लिखा होता है कि इट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, या इट इज आफ्टर डिस्काउंट, या इट इज नेट, या इट इज रिसीव्ड, इस तरह का कोई लफ्ज लिखा होता वो और बात है। वो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। ट्रेड डिस्काउंट में लिखा होता है रॉ मटेरियल ऑफ 9.2 मिलियन नेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 1.2 मिलियन, तो उसमें वाजे तौर पे बताया होता है ट्रेड डिस्काउंट में। नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 75,000, ये फिगर नेट है।
गुड्स वर्थ 560 सोल्ड टू अ न्यू कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बताया होता है तो भाई ये नेट नहीं है, ये फुल अमाउंट है। गुड्स ऑफ का क्या मतलब है? चीज इतने की है या डिस्काउंट के बाद इतने की है? चीज इतने की है। और वैसे भी आमतौर पे याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट कभी भी चीज की प्राइस बताते हुए नहीं माइनस किया जाता। वैसे दुकानदार चीज की प्राइस बताते हुए कौन सा डिस्काउंट माइनस करके बताता होगा? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं। तो कहते हैं गुड्स ऑफ 32, चीजें जो 32 की हैं उन पे 2% डिस्काउंट तुम आके मुझे ले लेना, और मैंने ले लिया आके डिस्काउंट। अब मुझे बताएं कि गुड्स की प्राइस डिस्काउंट के बगैर कितने की है? 32। गुड्स की प्राइस डिस्काउंट के बगैर कितने की है? क्योंकि ये चीजों की प्राइस दी हुई है, ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। अगला मेरा सवाल, मैंने अपनी सेल में कितने पे डालना है? 32 या 32 माइनस 2% ऑफ 32? तो 32 पे तो पड़ा हुआ है, तो बस इग्नोर कर दें इस एडजस्टमेंट को। बेहतर है इग्नोर ना करें, माइनस करके दोबारा शो कर दें। तो लिखेंगे 32 डिस्काउंटेड प्राइस नहीं थी। आप बताएं जी, सेल में कितने पे पड़ा हुआ है? 32 पे। सेल टू पीटी किस पे पड़ा रहना चाहिए? 32 पे। नहीं, यही तो मैंने कहा है कि डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है। उसने 10 दिनों में पेमेंट करके डिस्काउंट अवेल कर लिया है, लेकिन वीओएस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं कर सकते। और अगली बात मैंने बड़ी डिटेल से कर ली है, ये नहीं कह सकते आपकी ये फिगर जो है वो 98% पे पड़ी हुई है। और अगर ये फिगर खुदा ना खास्ता पड़ी होती 98% पे, तो वहां से 32 हमने माइनस करना था, 32 डिवाइडेड बाय 98 जरा 100 करके सेल में डालना था। आप बोलो, सवाल पूछो। हाँ, ये 98 पे नहीं है, बेचते हुए उसने 98 पे नहीं बेचा था। बेचते हुए याद रखिएगा फुल प्राइस पे बेचा जाता है, और 10 दिन वेट किया जाता है, फिर 2% पैसे छोड़े जाते हैं, और बिल भी पूरे 32 का बना के दिया जाता है। बिल भी 100% का बना के दिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कस्टमर ने 10 दिन में आना या नहीं आना। अब मेरा यह सवाल था, इतनी लंबी मैंने बहस की कि क्या ये फिगर 100 है या क्या ये फिगर 98 है, इस पे मैंने बात की थी, वो बात मेरी दोबारा सुन लो। सवाल में लिखा हुआ है सेल में पड़ा है गुड्स ऑफ 32 वाली चीजें जिन पे हमने ऑफर लगाई है कि 2% छोड़ देते हैं, और वो 2% छुड़वा के लेके चला गया। लेकिन ये प्राइस क्या है मैं पूछ रहा हूं, 98% है या 100 है? गुड्स ऑफ 32, और पड़ी भी किस पे होनी चाहिए? सेल जी। सर ये तो है कि 33 मिलियन रुपीस जो है ये 100 पे है, लेकिन जब उसने डिस्काउंट दिया होगा तो फिर उसने सेल को तो डिस्काउंट डेबिट उसने देके उसकी जो सेल की फिगर सवाल में पड़ी हुई है वो कितनी पड़ी हुई है? 32। और 32 के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? गुड्स ऑफ, यानी ये 100% है। आगे उसने 2% के डिस्काउंट की कहां एंट्री की है किताबों में, मुझे नहीं पता। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट की है, सेल डेबिट की है, क्या किया मुझे क्या पता। वहां से तो हम चल ही नहीं रहे। उसकी किताबों में जो फिगर पड़ी है बस वो बताओ वो कितनी है। बाकी उसने डिस्काउंट कहां रिकॉर्ड किया ये तो वही बता सकता है। उसने जो मुझे फिगर दी है मैं तो उस पर बात बहस कर सकता ना। मुझे उसने क्या फिगर दी है? 32 वाली चीजों पे 2% डिस्काउंट ले गया है वो। तो चीजें कितने वाली हैं फिर? 32 वाली हैं। तो ये 32 वाली से क्या मुराद है? ये डिस्काउंटेड प्राइस है। चीज बेचते हुए तो कभी भी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नेट करके दुकानदार चीज की प्राइस कभी नहीं बताता जिंदगी में। वो कहते हैं चीज 32 वाली है, आप 2% डिस्काउंट ले जाना कभी भी आके, और 2% डिस्काउंट लेके चला गया तो चीज की प्राइस तो 32 ही रहेगी। अब सेल्स टैक्स के एंगल से बताएं, क्या मैं इस 32 में से 2% माइनस करूं या इसको 32 पे ही पड़ा रहने दूं? तो सेल किस पे पड़ी हुई है? 100 पे।
पड़ी भी किस पे होनी चाहिए, 100 पे। तो बस ठीक है, -32 करके +32। चले आगे। बहरहाल इन चीज़ों पे अब टाइम ना ज़ाया करवाया करें, कोई इक्का दुक्का चीज़ होती है, ठीक है, अगली दफ़ा कोई और आएगी, इन चीज़ों पर टाइम ना ज़ाया किया करें। और कोई एक चीज़ ऐसी हो जाए तो आगे जाके वो अच्छा अगली चीज़ें कैसी होंगी, अजीब जहालत। आगे चलें जी। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, गुड्स ऑफ 16 मिलियन सोल्ड टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो बता दें जी, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री क्या करना है, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री हम डेड करते होते हैं, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री तो कॉटेज इंडस्ट्री को हम बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो नो फर्दर टैक्स। किसमें पड़ी हुई है, अनरजिस्टर्ड में, माइनस सेल टू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां से आप सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री या सेल टू एंड कंज्यूमर अगर माइनस करें तो जब फर्दर टैक्स निकालना है फेस पे, तो छोटा सा अंग्रेजी का फिक्रा लिखाइएगा, नो फर्दर टैक्स इज चार्ज ऑन सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। जी, रॉ मटेरियल ऑफ 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट एट फैक्ट्री। सारा का सारा रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा हुआ है। तो रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसके बारे में हमने पढ़ा था क्या करना है। रॉ मटेरियल वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ फायर इंसिडेंट एट फैक्ट्री स्टोर। अच्छा, वैसे तो हमने पढ़ा था कि अगर आपने गुड्स को डिस्ट्रॉय करना है तो गुड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो कमिश्नर के दफ्तर से कोई बंदा बुलवाएं और कमिश्नर से इजाजत लें। तो लेकिन जब फायर इंसिडेंट हो गया तो फिर जाहिर बात है कमिश्नर आएगा, आगे कहेगा यार मुझे बताना तो था। हमने कहा यार हम यानी कि आग लगने से पहले तो ये बता दें कि आग लगने वाली है, वो तो मुझे भी सुबह आके पता चला था कि कल लग गई है। तो ऐसी बातें तो ना कर। तो ऐसी सूरत में फिर टैक्स वाले आपको रिलैक्स कर देते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन ये रूल याद रखिएगा, डिस्ट्रॉयड गुड्स के बारे में रूल है, इनका इनपुट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। आप बताएं, डिस्ट्रॉयड चीजें मैंने रजिस्टर्ड बंदे से खरीदी हुई हैं, तो इनका अब ये कब खरीदी हैं, हमारे महीने में खरीदी हैं या पहले कभी खरीदी हैं, ये नहीं बताया। तो अगर हमारे महीने में खरीदी हुई है तो आप 338 में से ही माइनस कर दीजिएगा, बेहतर है आप इधर ही लाके माइनस कर दें इसको। तो बताएं जी, डिस्ट्रॉयड गुड्स के बारे में क्या रूल है, इनपुट शेल नॉट बी अलाउड। तो कितने की चीजें डिस्ट्रॉय हुई, 25 मिलियन की, इनका इनपुट क्या कर दें, डेड कर दें, क्योंकि असल में इन्होंने आगे सेल नहीं होना ना, तो जब सेल नहीं होना तो इनकी परचेज भी फारग करें और इनको किताबों से निकालें। लेस डिस्ट्रॉयड गुड्स 25 इंटू 4.5। चलें जी नेक्स्ट। हाँ जी, भाई ये डिस्ट्रॉय हुई हैं चीजें, देखें रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है, तो भाई कह रहे हैं इसको सेल में से भी माइनस करें, यानी ये रॉ मटेरियल पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमने किसी को भी बेचा था जो सेल में डाला था, रॉ मटेरियल पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने किसी को बेचा था, वो तो अभी टायर पड़े हुए थे, अभी सरासे को बेची थी गाड़ी, तो ये कहां से सवाल आया जहन में कि सेल में से भी माइनस करें। हाँ, कोई खुदा ना खासा जिंदगी में एक ऐसी एडजस्टमेंट मैंने करा दी है गलती से, आई कैप को नहीं ये टेस्ट करनी चाहिए कि ये सेल में पड़ी हुई थी, मैंने सेल से भी निकाली है और साथ जाके परचेज से भी निकाल लिया है। ये पूरी आई कैप की हिस्ट्री में एक एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट की वजह से आज के बाद हर एडजस्टमेंट को ऐसे सोचने लग जाना ये परचेज सेल दोनों जगह जाएगी, तो दैट इज अ ब्लंडर। ये कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट आती है, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के खराब करने के लिए आती है, जो इसके पीछे पड़ जाते हैं वो फिर पागल हो जाते हैं, वो फिर हर एडजस्टमेंट के अंदर ही कोई कोई जो है वो न्यूटन बने होते हैं। तो बस चीजों को सिंपल रखा करें, बस डिस्ट्रॉय कर दिए मैं इनपुट डेड कर दें। पॉइंट नंबर 6, रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर। बताएं परचेज रिटर्न है सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, कितनी है
26 मिलियन। कहाँ वर्किंग 1 या 3? वर्किंग 1। अब तो सवाल आसान हो गया। लेस परचेज रिटर्न 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.68 परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर लो। अच्छा भाई, अब अटेंटिव हो जाएं। ये जो 3 एडजस्टमेंट्स है ना हमारी, आज के बाद सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट हो या परचेज रिटर्न की, या सेल प्राइस बढ़ाने की या सेल प्राइस कम करने की, तो हमने डेबिट क्रेडिट नोट के रूल लगाया करने हैं। और ये भी देखा करना है कि 180 दिन अगर हुकूमत को नुकसान हो रहा है तो 180 दिन में ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर हुकूमत को फायदा हो रहा है तो 180 दिन के बाद भी ये एडजस्टमेंट हो सकती है। अब पेपर में पता कैसे चला करेगा जब तक डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज नहीं लिखा होगा कि डेबिट क्रेडिट नोट के रूल लगाने हैं? उसका आसान सा तरीका है, या पेपर में सेल रिटर्न का लफ्ज लिखा होगा, या परचेज रिटर्न का लफ्ज लिखा होगा, या लिखा होगा सेल प्राइस गलत रिकॉर्ड हुई थी या परचेज प्राइस गलत रिकॉर्ड हुई थी। तो सेल और परचेज प्राइस को सेट करना होगा। आपको शायद पता है कि डेबिट क्रेडिट नोट की जो हेडिंग्स हैं वो बड़ी मजे की हैं। वो हेडिंग्स क्या हैं? एक की हेडिंग है कैंसलेशन, जिसको मैंने सेल और परचेज रिटर्न कहा है, और एक की हेडिंग है चेंज इन सेल प्राइस, यानी सेल गलत रिकॉर्ड हो गई थी, उसको सही करना है, या बढ़ाना है या कम करना है। तो आज के बाद सेल रिटर्न परचेज रिटर्न जब भी आएगी, आज तक कोई ऐसा सवाल कराया ही नहीं था जिसमें सेल रिटर्न परचेज रिटर्न के महीने उसने दिए हों। आज तक सवालों में लिखा था परचेज रिटर्न हो गई हम रिकॉर्ड कर देते थे, सेल रिटर्न हो गई हम रिकॉर्ड कर देते थे, उसका महीना नहीं लिखा होता था कब सेल हुई थी पास्ट में जो आज रिटर्न हुई। आज के बाद महीने लिखे होंगे। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिन पे आज हमने 180 दिन वाला रूल लगाना है। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न बाय कस्टमर एंड सेल वॉज एरोनियसली गलत रिकॉर्डेड। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न बाय कस्टमर, यानी कि रूल नंबर 20 कैंसलेशन और रिटर्न। चेंज इन वीओएस, एरर हो गई है सेल में, बाद में उसको सही करना है, चेंज इन वीओएस। तो इन तीनों पॉइंट्स में हम इंशाल्लाह आज 180 दिन का रूल लगाएंगे। अच्छा, जब आपको लगे कि हुकूमत को फायदा हो रहा है तब महीने गिनिएगा ही ना, तब महीने। वैसे आपसे बात कर रहा हूं, ये चीजें मैंने खरीदी कब है? नवंबर में। और रिटर्न कब की? फरवरी में। ठीक है, ये है एडजस्टमेंट परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न का मतलब है परचेज कम होना, परचेज इनपुट कम होने से गवर्नमेंट को इसलिए दिन गिनने की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें, ये एडजस्टमेंट क्या करें? जब मर्जी करें। पेपर में पागलों की तरह दिन गिन के टाइम जाया नहीं करना। मैं नहीं गिन रहा नवंबर से लेके फरवरी तक, नवंबर दिसंबर, मैं नहीं गिन रहा। आप लोग गिन लीजिएगा घर जाके, मुझे तो गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एडजस्टमेंट से क्या हो रहा है? हुकूमत को फायदा हो रहा है। अच्छा, ये किसी को अगर भूल गया हो कि हुकूमत को किस एडजस्टमेंट से फायदा होता है, किससे नुकसान होता है, ये जरा रिवाइज कर लें। सेल अगर बढ़े, आउटपुट बढ़े, सेल बढ़े तो हुकूमत को फायदा होता है, और परचेज अगर तो हुकूमत को फायदा। बस ये याद रखिएगा, सेल अगर बढ़े तो हुकूमत को फायदा, और परचेज बढ़े तो हुकूमत को फायदा। नहीं, सेल अगर बढ़े तो हुकूमत को फायदा। यहां से याद रख लें। परचेज अगर कम हो, यहां से देखें लॉजिक, परचेज कम होते 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 वर्किंग मान में 0 की रहेगी, हुकूमत तो बहुत खुश होगी, वर्किंग इनपुट 0 सारा ही हुकूमत के मजे। तो ये 2 बातें याद रखें। सेल अगर बढ़े तो हुकूमत को
परचेज अगर कम हो तो हुकूमत को, लेकिन पहले ये तो बता दें कि परचेज कम हो रही है या नहीं। ये जरा पढ़ें लाइन 0.5, आपको कैसे पता चले परचेज कम हो रही है? मटेरियल्स वर रिटर्न, तो दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्या मतलब है? परचेज बढ़ाएं या परचेज कम करें? और खुदा के लिए दिन ना गिनने बैठ जाइएगा, जब मर्जी का क्या मतलब है? 180 डेज की कोई लिमिट, तो दिन ना गिने, खुशी से परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें। डन? वो बोले हैं अगला ट्राई करें। पॉइंट नंबर V ट्रिपल I पहले जरा, V ट्रिपल I, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर्स। फिलहाल मार्केट इधर ले जाता हूं मैं, फिलहाल मार्केट इधर ले जाता हूं। ये क्या है? सेल। फिलहाल जरा पुराना रूल, सेल रिटर्न माइनस करते हैं फिलहाल, सेल रिटर्न। लेकिन एकदम एक ख्याल आया, नहीं यार, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए कोई शराइत है? कोई शराइत है? अब मुझे बता दें, रिटर्न बाय कस्टमर, हमारे कस्टमर हमें चीजें वापस करके चले गए, तो मुझे खुला खुला करके लिख के बताएं मेरी सेल क्या हो गई। मैं बोला सेल करूंगा, लिखा आउटपुट करूंगा। मेरी सेल क्या हो गई? सेल कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा। हुकूमत को भाई कह रहे हैं नुकसान होगा। इस तरह की हम लाइन पेपर में सोचा करेंगे। सेल कम होने से गवर्नमेंट को, तो 180 गिने गिने गिने, लिखें 180 गिने, फिर डिसाइड करते हैं इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं। 180 गिने। यार उसने ना डेट नहीं दी, उसने महीना दे दिया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महीना इतना दूर का दे दिया है कि कोई टेंशन नहीं है। महीना जुलाई दे दिया है, जुलाई 2022। बेची कब चीजें? जुलाई 2022। और कस्टमर वापस कब करके गया? फरवरी 2000। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही तकरीबन 6 महीने हो चुके हुए हैं, तो 183 डेज दिसंबर में ही तकरीबन पूरे हो चुके हुए हैं। तो मुझे बताएं, क्या कस्टमर ने ये जो चीजें वापस की हैं, क्या 180 दिनों बाद वापस की हैं ना? तो आप बताएं, ऐसी एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को वो एडजस्टमेंट हम 180 डेज के बाद कर सकते हैं? क्या लिखें? डैश। सेल रिटर्न ऑफ रुपीस बोलें 19, ऊपर वाली एडजस्टमेंट रहती है V वो भी मैं करवाता हूं। सेल रिटर्न ऑफ 19। मजा आया थोड़ा सा? अब ये एडजस्टमेंट्स इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में आना शुरू होंगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर रिवाइज होंगी, ठीक है? अच्छा, स्टेप 1, क्या ये सेल रिटर्न थी, परचेज रिटर्न थी? सेल रिटर्न से आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होता है। जब हुकूमत को नुकसान हो तो दिन पेपर में मजबूरन गिनेंगे। अब दिन गिनने कब से कब है ये भी तो सुन लें। कस्टमर को चीजें कब बेची थी हमने? पिछले साल 2022 में जुलाई में बेची थी। कस्टमर को पिछले साल चीजें बेची थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझ रहे हो? फरवरी में चीजें वापस करने आ गए। हम अच्छे दुकानदार थे, हमने ले भी ली, हमने कहा यार वो चीजें वापस कर। अब जब हम इस सेल रिटर्न को डालने लगे अपने न्यूमेरिकल में, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ क्या? हमने कहा डेबिट क्रेडिट नोट हमने इशू किए हैं, सेल रिटर्न हुई है, अल्लाह का शुक्र है। मिसाल के तौर पे सिनेरियो नंबर 1 है, मैं भी रजिस्टर्ड था, कस्टमर भी रजिस्टर्ड था, डेबिट क्रेडिट नोट इशू हुए हैं, सब कुछ हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट का सेक्शन कहता था वेयर सेलर हैज ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउटपुट ही कैन ओनली रिवर्स द आउटपुट इफ द नोट इज इशूड विद इन। तो तुमने 180 डेज में नोट इशू नहीं किया, इसलिए जो है वो बहुत देर हो गई है। नोट इशू 180 डेज में नहीं हुआ, इसलिए जो है तुम फारिग हो बस। हाँ, लेकिन थ्योरी का सवाल आता तो हम लिखाते हाउएवर एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेलर 180 डेज की और हम मांग सकते हैं, कमिश्नर से इजाजत मांग सकते हैं। थ्योरी का सवाल तो नहीं है, न्यूमेरिकल में तो जनरल रूल ही लगेगा, जनरल रूल ही लगेगा। तो जनरल रूल क्या है कि सेल रिटर्न 180 डेज में रिकॉर्ड हो। चीजें कब बेची है ना, बोले ना जल्दी, चीजें कब बेची हैं? जुलाई में। और चीजें का वापस कब आई हैं? फेब में। तो 180 डेज के बाद वापस आई हैं। मैं ये एंट्री करना चाह रहा हूं अपने न्यूमेरिकल में, लेकिन ये एंट्री करने की वजह से गवर्नमेंट को क्या होना है? तो ये एंट्री मैं कर सकता हूं, लेकिन कितने दिनों में? अब 180 डेज क्या कर गए हैं? लैप्स कर गए। तो लिखें कहां? रिक्वायरमेंट बी,
हाँ 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 हाँ, डैश रिक्वायरमेंट बी, सॉरी इस तरह से नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट बी। Where output is reduced, the adjustment can only be made, बोले क्या पढ़ा था? Where output is reduced, the adjustment can only be made within 180 days। ठीक है, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जिसने जाने जाए, मुझे 2-4-5 मिनट लगेंगे क्लोज करते हुए। Wherein adjustment is wherein output is reduced, the adjustment can only be made within 180 days. So, sale return of 19 million cannot be recorded. So, sale return of 19 million cannot be recorded. अब आप हजरात का इम्तिहान है कि ये जो मैं 3 लाइनें लिखता हूं, ये एडजस्टमेंट नंबर VII में मुझे लिख के दिखा दें। VII में ये 3 लाइनें मुझे लिख के दिखा दें, जल्दी से लिखें। आउटपुट या इनपुट का लफ्ज, आगे लिखें गवर्नमेंट का लफ्ज, आगे लिखें 180 डेज या फिर जब मर्जी, कुछ लिखें, जरा लिखें सारे। अच्छा, पहले डिसाइड कर लें सेल हो रही है या परचेज। A sales tax invoice of 8 million was erroneously not shown in the sales tax return. सेल्स टैक्स इनवॉइस आमतौर पे सेल की होती है, जब तक के सवाल बताना दे परचेज की है। तो सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर इशूड लिख लें, यानी रिसीव्ड नहीं, यानी हमने चीजें बेची हैं। A sales tax invoice issued of 8 million dated 15 जुलाई 2022। सेल कब हुई माय डियर? 15 जुलाई 2022 को। गलती से सेल्स टैक्स रिटर्न में नहीं डाली, 2022 में भी नहीं डाली, बाद में भी कभी ख्याल नहीं आया। तो रूल 21 में पढ़ने लगा हूं। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS और अमाउंट ऑफ, भाईजान भूला हुआ आउटपुट जिंदगी में पहली दफा आया सवाल में। भूली हुई परचेज अगले 6 महीने में रिकॉर्ड हो सकती थी, वो अलग कॉन्सेप्ट था। आज न्यूमेरिकल में पहली दफा सेल की एरर उसने कर दी है कि सेल नहीं रिकॉर्ड कर सका, तो वो यहां आके डील किया करेंगे हम। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS और सेल्स टैक्स मेंशन्ड इन बिल हैज नाउ इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज करना पड़ेगा ना, इंक्रीज क्यों करना पड़ेगा, जरा सोच के बताएं। सेल्स टैक्स इनवॉइस इशूड ऑफ 8 million वाज गलती से नॉट रिकॉर्डेड, यानी मुझे तो लग रहा है सेल नॉट रिकॉर्डेड। सेल अब रिकॉर्ड करनी है यार, बहुत अरसे बाद सेल रिकॉर्ड करनी है। सेल रिकॉर्ड करने से, सर आप सेल रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? भाईजन सेल वॉज गलती से नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए मैं सेल रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सेल रिकॉर्ड करने से आउटपुट बढ़ने से गवर्नमेंट को, अब मेरे ख्याल से जब मर्जी लिखूं या 180 डेज गिनूं, बोले अगर हुकूमत को फायदा हो रहा हो तो ये एडजस्टमेंट जब मर्जी कर दें। अब दिन ना गिने, जुलाई 2015 जुलाई थे, 16 जुलाई, 17 जुलाई, ये दिन ना गिने बस। हाँ, रिलैक्स हो जाए, टाइम जाए ना करना पेपर में, और मजे से क्या करना है अब बता दें। सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है, मीन सेल बढ़ानी है। सेल बढ़ाने के लिए वर्किंग 3 होती है जी। सेल बढ़ा दें कितने से? 8 से। सेल ऑफ जुलाई, हुकूमत को फायदा हो रहा है, मजे दें हुकूमत को। ठीक है भाई, को थोड़ा घर जाके एफर्ट कर लेंगे इन तीनों एडजस्टमेंट्स पे दोबारा। कितने लोगों को तकरीबन समझ आ गई हैं? ये 3 स्टेप जरा ये याद रख लेना, ये और ये 3 चीजें आप लोग लिख लिया करें, वहां से आपको फायदा हो जाया करेगा। अच्छा, अब मसला क्या रह गया? मसला कोई भी नहीं रह गया, ये तीनों चीजें आप लिख लेंगे। मसला ये रह गया कि एडजस्टमेंट पढ़ के आपको पता चल जाया करे कि इनपुट कम हुआ है, एडजस्टमेंट पढ़ के आपको पता चल जाए आउटपुट बढ़ाना है, एडजस्टमेंट पढ़ के आपको पता चल जाए आउटपुट, बस ये ऑब्जेक्टिव है। अगला सारा तो आप कर लिया करेंगे इंशाल्लाह, वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एफर्ट जो करनी है मुझे बताएं,
वाई इनपुट कम हो रहा है, परचेज रिटर्न है। वाई आउटपुट कम हो रहा है, सेल रिटर्न है। सेल भूल गए हैं तो आउटपुट को, बस इसके ऊपर फोकस करना है, बाकी अगली चीजें तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिल कर लिया करेंगे, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आखिरी एडजस्टमेंट, बिजली का बिल है 1.2 का, ये तो इसका ओए होए, इस पे 18% लगाना पड़ेगा, ये इनपुट नहीं है, ये बिल है, 18% लगाना पड़ेगा जी। इनपुट ऑन बिजली का बिल बोलें 1.2 इंटू 0.216। कोई बच्चा है ऐसा पूरा इसी क्लास, पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग सारे देख, अच्छा आप ही की बात कर रहा हूँ। तो पूरी क्लास में ऐसा बच्चा है जो वर्किंग टू खोले ही ना घर में और सवाल का फेस बना दे? बना लेंगे ऐसे वर्किंग टू खोले बगैर? वर्किंग टू खोलने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि जीरो रेट सेल नहीं है, एग्जाम्प्ट सेल नहीं है। कोई ट्राई कर सकते हैं? यानी कि ये फिगर यहाँ आती थी, फिर ये यहाँ से यहाँ जाती थी, अब ये फिगर डायरेक्ट इधर ले जाऊं। कोई है ऐसा बच्चा क्लास में? जरा हाथ खड़ा करते, कोई ट्राई कर ले। यानी काली को इधर लाते थे, अब काली को डायरेक्ट इधर ले जाए, लाल को इधर ले जाए, इस तरह जरा ट्राई कीजिएगा वर्किंग टू खोले बगैर। आज जो मेरे सवाल का फेस बनाइएगा जरा, शायद किसी का बन जाए। बस ठीक है, सवाल तो खत्म हो गया, आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है भाई। कितने लोग इस सवाल में, ये डेबिट क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट तो अल्लाह का शुक्र है करवानी होती थी, पिछले दफा वालों को भी कराई थी। कितने लोग इस सवाल में 70-80% मार्क्स आ जाने थे? तो बस रिलैक्स रहा करें, तुम रॉ मटेरियल घर ले गया एम्प्लॉई, फिर ये सारा सीए, इसके पीछे बैक एंड पे थीम, पूरे सीए के बैक एंड पे यही थीम है कि कोई एक एडजस्टमेंट आती है पूरे पेपर में, उसकी वजह से ये अगले सवाल भी नहीं करता, उस सवाल को भी छोड़ देता है। और जो लोग उस एडजस्टमेंट को हाँ करके आगे निकल जाते हैं, या जो समझ आता है वो करके आगे निकल जाते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह बड़ा पेपर आसान हो जाता है आगे। बाकी आज दोपहर को जो है वो तशरीफ ना लाइएगा, मैंने क्या करना है।